हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। शुरुआत करें आज के सेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। आप सभी जानते हैं आज अनअकैडमी इंडिया में यूपीएससी सीएससी की तैयारी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मेरे साथ साथ इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। मेरा नाम है नवीन तंवर, 9 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, 6 टाइम मेंस इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, मंथली करंट अफेयर मैगजीन का एडिटर रहा हूँ, ज्योग्राफी से मास्टर्स और ज्योग्राफी से ही यूजीसी नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाइड हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी _नवीन तंवर। इसी चैनल पे आपको मेरी सभी क्लासेस के पीडीएफ, आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन, अगर लाइफ में मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है तो भी इसी चैनल से पूरी हो जाएगी। और उसके साथ साथ आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, उससे पहले आपका कोई भी डाउट है आप मुझे इधर मैसेज कर सकते हैं। एक और जगह है मुझसे कम्युनिकेट करने की, वो है अनअकैडमी ऐप पर कम्युनिटी फीचर, जहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। उसके साथ ही साथ ये देखिए अनअकैडमी को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात, हमारा रिजल्ट देखिए भाई, 2020 को देख लो या 2021, अल्टीमेट रिजल्ट है। इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स है, यहाँ पे टॉप एडुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा और बहुत सारी फैसिलिटी है। जैसे आप अपने बैच को ऑप्शनल को चेंज कर सकते हैं, अलग से कोई फीस नहीं देनी है आपको। लाइव देखो, रिकॉर्डेड देखो, जैसा जब आपका मन करे अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से। ऑनलाइन क्लासेस है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके डाउट सॉल्व नहीं किए जाएंगे। डाउट सॉल्विंग सेशंस है, आपको प्रिंटेड मटेरियल और नोट्स मिलेगा, एंड टू एंड प्रिपरेशन, लाइव मेंटरशिप। तो आपकी कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए आपको मेंटोर मिलेंगे। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, उसके साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए। ओके, तो भूगोल लक्ष्य 2023, ये हमारा बेटा आप जानते हो इंडिया ज्योग्राफी हम कर रहे हैं। इंडिया ज्योग्राफी ये लीजिए, और इंडिया ज्योग्राफी। और मैं फिर से कहना चाहता हूं आपको कि आपको बेटा जो मैंने एनपीआर फॉर्मूला बताया है, नोट्स बनाओ, रेगुलर प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और लगातार रिवीजन करते रहिए। जो बच्चा एनपीआर फॉर्मूला को फॉलो कर लेगा, यूपीएससी प्रीलिम्स में कोई उसको रोकने वाला नहीं है। बस ये फॉर्मूला याद रखना बेटा। तो भारत का भूगोल हम कर रहे हैं, तो आगे बढ़ने से पहले आप जानते हो कभी कभी मेरा मन कर जाता है आप लोगों से कुछ सवाल पूछने का। ओके, आपके दिमाग में जंग तो नहीं जम गया? तो एक दो क्वेश्चन पूछते हैं। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आप मुझे जवाब देना। क्वेश्चन है लेटेराइट मिट्टी उत्पादित होती है। लेटेराइट सॉइल के बारे में आपने सुना होगा, तो हम लेटेराइट सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं कि ये उत्पादित होती है। कैसे उत्पादित होती है? जल योजन व कार्बोनेटीकरण द्वारा। जल योजन व कार्बोनेटीकरण द्वारा। सेकंड बी, जल योजन व कैल्सीकरण द्वारा। याद रखना, सारी चीजें मैंने क्लासेस में मेरी कराई है बेटा। थर्ड है जल अपघटन व ऑक्सीकरण द्वारा। ऑक्सीकरण द्वारा। और नंबर 4, कुछ कुछ याद आ रहा होगा। ओके, नंबर 4 है निक्षालन व ऑक्सीकरण द्वारा। अब आप मुझे जवाब दीजिए कि ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या है। जल्दी से सोचिए और मुझे जवाब दीजिए, ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या है। क्लास में कराया हुआ है बेटा, जल्दी से बताइए।
क्या सही उत्तर है? बेटा ये जो इस बार मैं आपसे रेगुलर क्वेश्चन पूछने का जो ये मैंने मेरी क्लासेस में पैटर्न डेवलप किया है, आप यकीन नहीं मानोगे, जबरदस्त आपको बेनिफिट होने वाला है यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए लेटेराइट सॉइल किन क्षेत्रों में होती है ना? तो मैं आपको हिंट कर देता हूं, ये सॉइल कहां होती है? आर्द्र व उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। और इन क्षेत्रों में एक विशेष क्रिया होती है, निक्षालन की क्रिया, है ना? निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। तो बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। एक तरफ है सूची 1 इंडेक्स, दूसरी तरफ है सूची 2। सूची 2, सूची 1, सूची 2। एक तरफ है जलवायु दशाएं लिखूंगा और एक तरफ मैं लिखूंगा वृक्ष प्रजातियां। सूची 1 में है जलवायु दशाएं, ठीक है, और सूची 2 में है वृक्ष प्रजातियां। डन। अब नंबर 1 शीतोष्ण, ओके। सेकंड है उष्ण मरु, थर्ड है भूमध्य रेखीय, और फोर्थ है भूमध्य सागरीय। चले, अब इसके सामने मैं वृक्ष प्रजातियां लिख रहा हूं एक एक करके, आप उसको देखना। बांज, एकेशिया, स्प्रूस और महोगनी। अब आपको ऑप्शन सेट करने हैं बेटा, है ना? या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। ऑप्शन कॉम्बिनेशन बनाने हैं हमें, ए बी सी डी। इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4। अब मुझे आप इसका सही मैच बताना है, आपको सही करेक्शन बताना है कि शीतोष्ण इसमें से कौन सी है, ओके। उष्ण मरु इसमें से कौन सी है, भूमध्य रेखीय इसमें से कौन सी है, और भूमध्य सागरीय कौन सी है। ये आपको खुद ही कॉम्बिनेशन बताना है कि ए का क्या होगा, ए का 4 है, बी का 2, इस तरह से आपको ऑप्शन बताना है मुझे। मैं आपको चलो ऑप्शन मैं ही बना देता हूं। ए ऑप्शन इज, ए का 1 और बी का 2, ठीक है, सी का 3 और डी का 4। ओके, ऑप्शन बी लिखते हैं, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। ओके, ऑप्शन सी है ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। और ऑप्शन डी है ए का
ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। चलो दिस इज फाइन, अभी तो आपके लिए इजी है। ठीक है, बताओ अभी क्या सही उत्तर होगा इसका, क्या सही उत्तर होगा, जल्दी से बताइए। ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। यूपीएससी इसी तरह के क्वेश्चन में बेटा पता है क्या करेगा, यूपीएससी एक और दूसरा पैटर्न डेवलप कर सकता है, ऐसे दे देगा, ऐसे ही करके दे देगा और बाद में पूछेगा इनमें से कौन सही सुमेलित है। ऐसे भी दे सकता है, या तो ये वाला पैटर्न दे या इसके सामने ऐसे कोई भी वेजिटेशन के नाम लिखेगा और बाद में पूछेगा इनमें चारों में से कौन सही सुमेलित है। फिर वो पूछेगा ओनली वन, ओनली ये वाला ही है, ये वाला ही है, ये वाला ही है, बताओ आप मुझे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आपको बताता हूं। चलो शीतोष्ण की बात करें बेटा, शीतोष्ण है आपकी स्प्रूस। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में आपको मिल रहा है अकेशिया। ओके, यानी कि ए का हो गया 3, बी का हो गया हमारा 2। आप जानते भूमध्य रेखीय आपको मैंने बताया था महोगनी, सी का हो गया 4 और भूमध्य सागरीय है आपका बांज, जिसको आप जिसको इंग्लिश में आप ओक भी कहते हैं। दिस इज, आप इसको ओक भी बोलते हो। तो 3 2 4 1, तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या सही आया, इस हिसाब से ऑप्शन सही आया दिस, ये लो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आएगा बेटा भाई, पढ़ लो अच्छे से, क्वेश्चन हमारी क्लास से ही आएगा। डिपेंड करता है कितना अच्छा नोट्स मेकिंग हुआ है, कितना अच्छा रिवीजन हुआ है, कितने अच्छे से पीवाईक्यूज लगाए हैं और मॉक टेस्ट दिए हैं। जिस बच्चे ने ये 3-4 काम कर लिए, सच मानिए आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। और मैं निरंतर आपको बोलता आ रहा हूं, यूपीएससी प्रीलिम्स में आपके सिलेक्शन का रास्ता मेरी क्लास से ही होके जाएगा बेटा। उधर सी सेट मेरे हाथ में है, पूरा कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग, इधर ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट आप जानते हो 27 से 30 के बीच में क्वेश्चन आने वाले हैं। और यहां से क्वेश्चन के ठीक होने का जो रेशो है वो सबसे जबरदस्त है। और आपने इन 30 क्वेश्चन में से भी 21-22 क्वेश्चन ठीक कर दिए ना ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के, मैं तो कह रहा हूं 4-5 आप गलत भी कर दोगे, तब भी बेटा कट ऑफ 85 से 90 के बीच में जा रही है। और अभी तो आपका पूरा पॉलिटी पढ़ा है, पूरा इकोनॉमी है, साइंस टेक है, करंट अफेयर है, ओके, मॉडर्न हिस्ट्री है। क्या आपसे वहां से 20 से 25 क्वेश्चन नहीं बनेंगे? इधर जबरदस्त तरीके से बस आप रिवीजन करते रहो, कोई रोकने वाला नहीं है। एक और आपके सामने प्रश्न लेके आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत में शीत मरुस्थल की सही अवस्थिति है, कहां पे है हमारा शीत मरुस्थल? कोल्ड डेजर्ट, ए कराकोरम श्रेणी के दक्षिण पश्चिम, बी है आपका कराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व, सी पीर पंजाल श्रेणी के पश्चिम। अच्छे से पढ़ते रहना है ना। और डी शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में। ये लो, बता दो भाई क्या सही उत्तर आएगा, क्या सही उत्तर है, जल्दी से बताइए।
थोड़ा थोड़ा यार गर्मी आना शुरू हो गई ना, अभी तो गर्मी लगने लगी। यस यस यस, सही उत्तर दीजिए। अरे भाई सही दो ना। और इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका जो कोल्ड डेजर्ट है, यस, ये कराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व इसकी लोकेशन है। दिस इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट है, कथन। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल व्यापारिक पवनों की पेटी में महाद्वीपों के पश्चिम में मिलते हैं। कारण आर। पढ़ा पढ़ा लग रहा है ना, क्लाइमेटोलॉजी याद आया होगा कुछ आपको। अब लिखो, अब ये कहता है कारण उष्ण कटिबंधीय पेटी में, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पेटी में जहां पर व्यापारिक पवनें चलती है, जहां व्यापारिक पवनें चलती है, आर्द्रता युक्त पवनों को रोकने के लिए, याद रखना अच्छी लैंग्वेज लिख रहा हूं बेटा, पश्चिम की ओर उच्च स्थल नहीं है। अब आपको बताना है ए व आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या। आप सोचते होंगे सर ये वाला पैटर्न यूपीएससी में इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, फिर भी ऐसे क्यों पूछते हो। ये बेटा यूपीएससी पूछेगा इसलिए नहीं पूछ रहा मैं, इस तरह के कॉम्बिनेशन से आपका लॉजिकल पावर या कॉमन सेंस को बस मैं चेक कर रहा हूं कि क्या आप किसी भी स्टेटमेंट के कारण को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं, और दो अलग अलग स्टेटमेंट के बीच का या कोई आपके पास कंसेप्ट के बीच का कोरिलेशन डेवलप हुआ है या आपका नहीं, सिर्फ ये उद्देश्य है। और इस तरह के क्वेश्चन से आपके दिमाग का जो लॉजिक है वो काफी अच्छे से चेक हो जाता है। बी ए व आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं। चलो सी ए सही, आर गलत, और डी है ए गलत, आर सही। बताओ चलो क्या इसका सही उत्तर होगा, सही उत्तर बताइए। क्या सही उत्तर है। थोड़ा सा पजल हो रहे हो भाई आप लोग, एग्जाम टाइम नजदीक आता जा रहा है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यस, ऑप्शन ए। नो, यू आर राइट। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बी वाला सही है बेटा। पहला कह रहा है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल व्यापारिक पवनों की पेटी में महाद्वीपों के पश्चिमी स्थानों पे है। यस, ये सो मेनी टाइम मैं आपको बोल दिया, ये स्टेटमेंट ट्रू है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कहता है उष्णकटिबंधीय पेटी में जहां व्यापारिक पवनें चलती है, आर्द्रता वाली पवनों को रोकने के लिए पश्चिम की ओर उच्च स्थल नहीं है। यस, यूजुअली यहां पे आपको कोई उच्च स्थल देखने को नहीं मिलता, ट्रू है ये। लेकिन यहां जो डेजर्ट है, उसके डेजर्ट होने का कारण ये नहीं है बेटा। डेजर्ट होने का कारण मैंने क्या बताया था? डेजर्ट होने का कारण पहला, एक तो यहां पर जो पवने हैं अपतटीय है, पवने अपतटीय है, पवने अपतटीय है। दूसरा यहां पे आपकी ठंडी धाराएं भी है, ठंडी धाराएं, ठंडी समुद्री धाराएं। एक सपोर्टिंग फैक्टर ये भी है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ये सही है बेटा। उधर पश्चिम की ओर उन पवनों को रोकने के लिए कोई स्थल नहीं है, उच्च स्थल नहीं है। तो ट्रू तो है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। इस हिसाब से आपका ऑप्शन इज बी। ठीक है, आई होप भाई साहब, बस मैं आप सब लोगों से मेरी इतनी गुजारिश है, आप प्रारंभिक परीक्षा को पास करने के बहुत नजदीक हो। रिवीजन करते रहो बच्चा, मॉक टेस्ट लगाते रहो, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, बस, है ना। ये नोट्स जब भी टाइम मिले इनको पन्ने पलटो, जबरदस्त आनंद आएगा आपको। चले नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा छोटा सा प्यारा सा बढ़िया सा टॉपिक है। वैसे तो इंडिया में जो इंडस्ट्री है और इंडस्ट्रियल रीजन्स है, मैं ज्योग्राफी जीएस मेंस में पढ़ाऊंगा, लेकिन एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे लगता है प्रीलिम्स में आपको परेशान कर सकते हैं, और प्रीलिम्स में एटलीस्ट आपको उनकी झलक मिल जाएगी, तो मुख्य परीक्षा में पढ़ते टाइम आपके इजीली कनेक्ट हो जाएगा। जैसे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, विनिर्माण उद्योग है, ठीक है, निर्माण उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण उद्योग, ठीक है, विनिर्माण उद्योग है। इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें हम क्या बात करने वाले हैं कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कितने तरह की होती है, किन किन क्षेत्रों के अधीन होती है, निजी क्षेत्र में है, सार्वजनिक क्षेत्र में कैसे है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कभी भी हमें कहीं पे भी कोई भी इंडस्ट्री अगर हम लगाना चाहते हैं, सपोज करो कल आपका देश का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का मन कर गया, है ना, कि सर अब तो करोड़ों अरबों रुपए कमाने हैं, देश में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, मुझे भी पैसा कमाना है। तो आपको ये तो पता चले कोई भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए आइडियल कंडीशंस क्या है, किन किन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, और मौजूदा हमें यह भी देखना होगा कि देश का इंडस्ट्रियल रीजन कैसा है, कहां कहां पे इंडस्ट्रीज सेटल्ड हो रही है, स्थापित हो रही है। और उसके साथ साथ हमें यह भी जानना पड़ेगा कि हम एक दो इंडस्ट्री को ऐसा देखें कि जैसे हम शुगर इंडस्ट्री को देखेंगे इंडिया में। शुगर इंडस्ट्री यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुगर इंडस्ट्री की क्या पोजीशन है हमारे देश में, ओके, शुगर इंडस्ट्री के सामने क्या क्या चैलेंजेस है, शुगर इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल है शुगर केन, वो देश में किन किन क्लाइमेटिक रीजन्स में होता है, शुगर इंडस्ट्री कौन कौन से चैलेंजेस को फेस कर रही है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच की जो शुगर इंडस्ट्री है उसके बीच का कंपैरिजन यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज यूपीएससी मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें और ये जबरदस्त क्लास आपके सामने शुरू हो रही है। बस फटाफट एक बार आगे बढ़ने से पहले इस क्लास के प्रति जो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है फटाफट निर्वहन कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए क्लास को। तब तक मैं जलपान कर लेता हूं। जल्दी से लाइक करो भाई, मस्त क्लास होने वाली है भाई, बहुत ही अल्टीमेट क्लास होने वाली है अभी ये। चलो
तो ठीक है, शुरू करते हैं। अभी आप जानते हैं जो इंडस्ट्रीज है किसी भी इकोनॉमी में कितना बड़ा उनका रोल होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था, वहां के लोगों की आजीविका, रोजगार, उस देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी प्रेजेंस कैसे है ना। आपकी बात, अरे जिसकी जेब में बढ़िया पैसा होता है ना बेटा, उसकी आवाज में भी दम होता है। आज आपकी जेब में कुछ नहीं है तो कोई आपको लगता है यार क्या फालतू की बातें कर रहा है, कल आपकी जेब में पता चले किसी को, यार ये लड़का बंदा ये 50 करोड़ रुपए जेब में लेके घूमता है, आपकी बात मानी जाएगी, है ना। आप चाहे कुछ भी बोलो, दुनिया बोलेगी अरे भाई भाई क्या बोलता है भाई, ठीक है। चाहे आप बिल्कुल इलॉजिकल बातें करो, दुनिया बोलेगी यार भाई क्या बोलता है, मस्त बोलता है भाई, सलाम है भाई। तो आधुनिक समय में उद्योग अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। अभी इंडस्ट्रीज आपकी इकोनॉमी को, आपकी अर्थव्यवस्था, लोगों को रोजगार देने में, ठीक है, नेशनल एसेट को, इनकम को जनरेट करने में इंडस्ट्री का अपना एक रोल है। और जो मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली एक प्रक्रिया है। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? एक प्रोसेस है जिसमें आप प्राइमरी जो प्रोडक्ट्स को, है ना, और ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो। चले तो इंडस्ट्री के टाइप देखे, बहुत उसका आकार के आधार पे, है ना, कई आधारों पे आप इसका वर्गीकरण कर सकते हो। जैसे कितना पैसा लगा है, कितना श्रम शक्ति है, उसका साइज क्या है, उसके आधार पे आप उसको वृहद, मध्यम, लघु और कुटीर इंडस्ट्री भी बोल सकते हो। इन सारी चीजों पे हम एक डिटेल्ड जो हमारा जो लेक्चर है बेटा मुख्य परीक्षा में डेफिनेटली होगा। लेकिन प्रीलिम्स में कुछ भी आ जाए तो आप इंडस्ट्री के नाम पे घबरा मत जाओ कि सर ने इंडस्ट्री नहीं पढ़ाया था, हमें तो इंडस्ट्री के बारे में क ख ग घ पता ही नहीं है। तो ये तो साइज के आधार पे हो गया, बिग इंडस्ट्री, मीडियम, स्मॉल, है ना, आपकी कुटीर इंडस्ट्री होगी। अगर ऑनरशिप के आधार पे देखें तो सार्वजनिक सेक्टर, है ना, व्यक्तिगत सेक्टर, और उसके साथ मिश्रित और आपका सहकारी सेक्टर हो गया। तो ये इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन है। फिर से कह रहा हूं, मुख्य परीक्षा में इन सारी चीजों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। किसको हम वृहद इंडस्ट्री, उसके क्राइटेरिया क्या है, मध्यम इंडस्ट्रीज के क्राइटेरिया क्या है, लघु और कुटीर हम किसको बोलेंगे, ये हम बात करेंगे मुख्य परीक्षा में। चलो उसके बाद और क्या है हमारे पास, तो ये देखो, जैसे ये सरकारी है ना, इधर ये आपकी प्राइवेट इंडस्ट्री। चलो तो सार्वजनिक सेक्टर क्या होता है ना, सार्वजनिक सेक्टर वो है ना, सार्वजनिक सेक्टर उद्योग सरकार की कंपनियां या निगम है जो सरकार द्वारा निधि प्रदत्त होते हैं, गवर्नमेंट द्वारा जिनको फंड दिया जाता है। ओके, और यूजुअली आप कहोगे किन इंडस्ट्रीज को हम सार्वजनिक सेक्टर के अधीन रखेंगे, तो सामरिक और राष्ट्रीय इंपोर्टेंस, स्ट्रेटेजिक वाली, जिसका अपना स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है, नेशनल इंपोर्टेंस है, उनको हम सार्वजनिक सेक्टर उद्योग, उस क्षेत्र में हम इनको सार्वजनिक क्षेत्र में रखते हैं। तो आपने सुना, अरे भाई क्या हो गया, ठीक है, मेक इन इंडिया। अब कई बार हम इंडस्ट्रीज का जो क्लासिफिकेशन है ये कहता है, हम इंडस्ट्रीज के अंदर देखो, हमने ऑनरशिप के बेस पे देख लिया, दिस वाज ऑन ऑनरशिप। ये देखो बेटा, ऑनरशिप के बेस पे इंडस्ट्री, साइज के बेस पे इंडस्ट्री। कई बार इंडस्ट्रीज के अंदर हम किस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके आधार पे भी हम इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कृषि आधारित उद्योग, जिसमें कृषि, ये देखो, कच्चे माल के आधार पे वर्गीकरण। वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, उद्योग द्वारा निर्मित कच्चे माल पर आधारित उद्योग। कई तरह के हमारे क्लासिफिकेशन है। हम कच्चे माल के आधार पे, हम ऑनरशिप के आधार पे, हम साइज के आधार पे हम इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो अब किसी भी इंडस्ट्री को बेटा हमें कहां एस्टेब्लिश करना है, आप कहोगे सर कहां लगाना चाहिए, है ना, मुझे कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है, तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, कुछ बेसिक फैक्टर जो इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। पहली बात, आप कहोगे सर मुझे तो लोहा इस्पात इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करना है, तो भैया उसके लिए लोहा चाहिएगा, उसके लिए कोयला चाहिएगा, उसके लिए श्रम चाहिएगा, उसके लिए वाटर अवेलेबिलिटी चाहिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी चाहिए। और आप बैठे हो दिल्ली के अंदर और कोयले के और लोहा इस्पात के जो भंडार है
वो आपके छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में है। तो इलॉजिकली आपका जो आइडिया है दिल्ली में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने का सही नहीं जम रहा है ना, कहां से लाओगे? तो यही है, किसी भी इंडस्ट्रीज को लोकेट करने के कई फैक्टर है। कच्चे माल, जो उसमें कच्चा माल लगता है, उसमें पावर मतलब बिजली शक्ति है ना, पावर ये जिम वाली पावर नहीं, हाँ। बाजार, मार्केट, अरे मार्केट में बेचोगे ना भाई जाके, और अभी आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है उसके लिए पैसा चाहिएगा, उसके बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिएगा, आपको लेबर चाहिएगा। इन सारे फैक्टर पे बेस पे आपकी इंडस्ट्री लोकेट होगी। लेकिन एक चीज बताता हूं बेटा, इन सारे फैक्टर्स का जो इंपॉर्टेंस है देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से बदलता रहता है। समझ गए? टाइम के हिसाब से बदलता रहता है बेटा। जैसे जैसे नई टेक्निक आएगी है ना, आपके कई बार न्यू रिसोर्सेज आइडेंटिफाई हो जाएंगे, तो आपका इंपॉर्टेंस डिपेंड, मतलब आपका जो इंपॉर्टेंस है वो चेंज होता रहेगा। ओके, जो महत्व है इन सभी कारकों का समय और स्थान के आधार पर बदल जाता है। किसी स्थान पे कभी ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, किसी दिन उस स्थान पे ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। ऑनलाइन एजुकेशन, यूपीएससी की तैयारी, पहले आप क्या सोचते थे बताना बेटा? पहले यूपीएससी की तैयारी का आपके दिमाग में मुखर्जी नगर से पहले हिंदी माध्यम के लिए क्या था? प्रयागराज, इलाहाबाद जाके पढ़ाई करेंगे भाई। उसके बाद सेंटर क्या बना? मुखर्जी नगर बना, है ना, ओल्ड राजेंद्र नगर बना या नहीं? कोविड-19 पेंडेमिक के बाद ऑनलाइन एजुकेशन उसने अपना एक नया स्पेस बना लिया बेटा। ठीक है, आज टेक्नोलॉजी ने आपके ऑनलाइन एजुकेशन या यूपीएससी की तैयारी की जो ये पूरा कोचिंग व्यवस्था है आपको आपके घर पे लाके दे दी। अभी आपको जिसको प्रयागराज जाना मुश्किल है, नहीं जाएगा तो भी घर पे बैठे आप बेटा आईएएस बनोगे। ओके, मुखर्जी नगर नहीं जाओगे तब भी आप आईएएस बनोगे। आप ओल्ड राजेंद्र नगर नहीं जा पा रहे तब भी बनोगे, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी आपके घर तक आ गई है चीजों को लेके। ओके, तो इनका अपना अभी भी ऑल्दो इंपॉर्टेंस है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन ने समय के साथ एक नई अपॉर्चुनिटी दी है। और पहले तो ये था, पहले तो ये सोचते थे जो इधर नहीं जा रहा वो बनेगा ही नहीं। अभी तो ये आप घर बैठे बनने वाले हो भाई। 2023 का प्रीलिम्स इधर फोड़ने वाले हो, फिर मुख्य परीक्षा फोड़ेंगे, फिर इंटरव्यू की जबरदस्त तैयारी करेंगे, फिर लबासना जाना। और ठीक है, मुझे बुलाना जरूर, मैं अच्छी वीडियो बनाता हूं उधर। ठीक है, ओके। तो आप कहते हैं अब कोई भी देखो भैया, आप इंडस्ट्री कोई कहां लगाओगे जहां आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा? भाई इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के पीछे के फैक्टर क्या है? आपको प्रॉफिट चाहिए ना भाई। ओके, तो आर्थिक दृष्टि से निर्माण उद्योग को उस स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहां उत्पादन का मूल्य और निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का मूल्य न्यूनतम है। आपके पास दो चीज होना चाहिए। पहला, क्या आपकी एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम आए, है ना, जितना सस्ता आप प्रोडक्ट बना दोगे, ओके, और जितने कम दामों में आप कस्टमर के घर में पहुंचा दोगे। प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक आपका एक्सेस है। आपको क्या लगता है, ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कम कोई वही चीज आपको, सपोज करो इन दिनों तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, जूते, चप्पल, पैंट, शर्ट, सब जीन्स ऑनलाइन ही मंगा रहे हो। सेम चीज आप उनके जो शॉप पे जाके खरीदते हो, और सेम प्रोडक्ट जब आप ऑनलाइन मंगाते हो काफी सस्ता हो जाता है। तो क्या हो गया, उसका कॉस्ट कम हो गया। ठीक है, आप उसके ट्रांसपोर्टेशन में आपने एक पूरा सेटअप लगाया, उसका रेंट दोगे, ठीक है, मेंटेनेंस रखोगे, उधर बिजली, पानी, एसी भी चलाओगे, गेट खोलने वाला गेट कीपर, 4-5 स्टाफ रखोगे, तो प्रोडक्शन को आपका उस प्रोडक्ट का कॉस्ट वैसे ही बढ़ गया भाई।
तो आपको अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के आपके पास कुछ तरीके हैं। एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर दो जितना कम हो सके, और कस्टमर के पास जितना न्यूनतम कॉस्ट में आप उसको दे सकते हो, चलो, तो उसका वितरण करने का मूल्य भी न्यूनतम हो। अभी कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन को प्रभावित करने वाले, एक एक करके देखते हैं। कच्चा माल। कच्चा माल दो तरह का कच्चा माल होता है। सपोज करो मैं कहूं गन्ना है बेटा, शुगर केन है, शुगर केन है, शुगर केन से चीनी बनानी है, लेकिन उसके जूस से, उसके अंदर से जो रस निकलेगा उससे बनेगा वो, और बाकी का उसमें से क्या निकलेगा, उसका वेस्टेज हो गया। या जैसे आपने बोला, हमने पढ़ा था आयरन और प्राकृतिक रूप से अगर हमें आयरन चाहिए तो वो तो इंप्योरिटी के साथ है। अभी इसको हम साफ सफाई करेंगे तो हो सकता है ये 100 टन था और इससे हमें केवल 5 टन ही मिले, और ये सपोज करो 100 किलो आपका 100 किलो गन्ना था, इससे आपका 1 किलो ही चीनी मिले। तो यानी कि भार हराश उद्योग है। भार हराश मतलब रॉ मटेरियल से जब वो फाइनल प्रोडक्ट में जा रहा है, रॉ मटेरियल से जब वो फाइनल प्रोडक्ट में जा रहा है तो वो वेट लूज कर रहा है। तो ये देख सकते हैं। तो भार हराश वाले कच्चे माल का उपयोग। अब ऐसी इंडस्ट्री, खुद बताओ बेटा, आपकी शुगर केन इंडस्ट्री है या शुगर इंडस्ट्री है, आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, आपको तो भाई आपकी फैक्ट्री तक इसको तो भेजना ही पड़ेगा ना। तो दो तरीके हैं। आपका फाइनल इससे जो काम की चीज निकली 5 टन, आपने ट्रांसपोर्टेशन पे 95 टन का एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे दिया, ये आपके काम का ही नहीं था। तो आप कोशिश करोगे कि ऐसी इंडस्ट्री जो भार हराश वाली है, जहां उनका रॉ मटेरियल है वहीं लगा दो, एटलीस्ट आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगा, फालतू का हमें ढोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहता है भार हराश वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग उन क्षेत्रों में ही स्थापित किए जाते हैं जहां वो उपलब्ध होते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग में लोहा कोयला दोनों का कच्चा माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं और दोनों के अंदर इंप्योरिटी है। भार हराश उद्योग है, भार हराश मतलब कुछ उनके अंदर वेस्टेज है, इसलिए लोहा इस्पात उद्योगों की स्थिति के लिए अनुकूलतम स्थान है कच्चा माल जहां है वहीं उसको स्टैब्लिश कर दो। पहला यही कारण है कि देश का लोहा इस्पात उद्योग है ना, या तो कोयला क्षेत्रों में या लोह अयस्क के क्षेत्रों में। कोयला क्षेत्र जैसे बोकारो, दुर्गापुरा, और लोह अयस्क क्षेत्र भद्रावती, भिलाई, राउरकेला इसके यहाँ पे एस्टेब्लिश किए गए। फिर उसके बाद है शक्ति उद्योगों को बेटा संचालित करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पावर चाहिए। तो शक्ति मशीनें कैसे चलेगी भाई, ये जो सब कुछ पढ़ा रहे हैं इसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। मशीनों के लिए गतिदायी बल प्रदान करती है, इसलिए किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए इसकी आपूर्ति सुनिश्चित, जैसे एल्यूमिनियम है या कृत्रिम नाइट्रोजन या आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, वहां शक्ति स्रोतों के निकट ही किया जाएगा क्योंकि इन्हें बड़ी मात्रा में विद्युत की जरूरत होती है। तो ठीक है। उसके बाद आ गया मार्केट, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने प्रोडक्ट को लेके आओगे मार्केट में जहां उसको खरीदा या बेचा जाएगा। तो बाजार निर्माण उत्पादों के लिए है ना, वो उनको एक मार्केट प्लेस उपलब्ध कराते हैं। भारी मशीनों के औजार, भारी रसायनों की स्थापना उच्च मांग वाले क्षेत्रों के निकट की जा सकती है। सपोज करो कहीं पे आपका बड़ा मार्केट है जहां इन प्रोडक्ट्स की डिमांड है, तो मार्केट के नजदीक भी आप एस्टेब्लिश कर सकते हो। ओके, मार्केट का बेटा अपना इंपॉर्टेंस है। चले, उसके बाद जैसे सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग मतलब जो कॉटन इंडस्ट्री है बेटा, कॉटन कपास, उसके अंदर इंप्योरिटी इतनी नहीं है, तो ऐसे में और कपास और उसके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो मार्केट में है। तो आप सूती वस्त्र उद्योग को क्या करोगे, इसमें भार हराश नहीं होता, कच्चे माल का उपयोग होता है, तो ये आप क्या कर सकते हो, आप इनको बाजार केंद्रों के नजदीक एस्टेब्लिश कर सकते हो। चले, तो बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में एस्टेब्लिश है, जैसे मुंबई में कॉटन इंडस्ट्री, अहमदाबाद में, सूरत में। और जैसे आपका पेट्रोलियम जो रिफाइनरीज है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज की स्थापना भी बाजार के नजदीक ही की जाती है, क्योंकि एक तो पाइपलाइन के द्वारा उसका ट्रांसपोर्टेशन इजी है और उनसे प्राप्त बहुत सारे ऐसे और पेट्रोलियम रिफाइनरी से आपको ऐसे बहुत सारे बाय प्रोडक्ट मिलते हैं जिसका इस्तेमाल आप बाकी इंडस्ट्रीज में कर सकते हो। ठीक है,
कच्चे माल के रूप में कर सकते हो, जैसे कोयली, मथुरा, बरौनी इसके एग्जाम्पल है, मार्केट के नजदीक लगाई आपने। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, अब आप देखो बेटा, मुंबई की बात करो, अगर आप चेन्नई की बात करो या कोलकाता की बात करो, ये एक बड़े सेंटर इसलिए भी आपके उभर कर आए हैं क्योंकि इनके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बड़ी अच्छी है। मुंबई के पास देखो सी है, बंदरगाह है, तो इंटरनेशनल ट्रेड में आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। एक महत्वपूर्ण वायुयान मतलब एयरपोर्ट भी है। ओके, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली, ये बड़े सेंटर इसलिए बने हैं क्योंकि यहां पे ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी है। डन, चलो, तो परिवहन जाल का केंद्र बन पाए, तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया। उसके बाद श्रम, ठीक है बेटा, श्रम, आपकी इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए आपको लेबर चाहिए। अब वो लेबर चाहिए, अब लेबर पे इंडस्ट्री डिपेंडेंट है, अब वो श्रम सस्ता है, श्रम महंगा है। अब श्रम जितना ज्यादा सस्ता होगा आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट उतनी कम होगी, आपका प्राइस उतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगा। तो उद्योग, अब श्रम भी कई कई तरह का हो सकता है, कुशल हो सकता है, अर्धकुशल हो सकता है। ठीक है, तो कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है उद्योगों को। अब श्रम बहुत गतिशील होता है, श्रम के साथ प्रॉब्लम यह है भैया आपके यहां नहीं बनेगा तो कोई दूसरा काम देने के लिए तैयार है, ये वाली बात हो गई। तो जनसंख्या अधिक होने के कारण बड़ी संख्या में उपलब्ध है और ये काफी ज्यादा बेटा गतिशील भी है। ये श्रम हो गया। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं देश के कुछ प्रमुख उद्योगों की। तो क्या क्या हो गए कारण बेटा? कच्चा माल हो गया, कच्चा माल के बाद क्या हुआ, उसके बाद शक्ति हो गई, उसके बाद पूंजी हो गया, पैसा भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मार्केट हो गया, उसके साथ साथ लेबर हो गया। ये वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए जरूरी है। मैं फिर से लिख के याद दिला देता हूं, कच्चा माल, दूसरा शक्ति, तीसरा पूंजी, पैसा लगता है भाई, चौथा बाजार, पांचवा परिवहन ट्रांसपोर्टेशन, छठा लेबर श्रम, ये सब लगता है इंडस्ट्री के एस्टेब्लिश करने में भाई। उसके बाद सपोर्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी है वो भी आपको हेल्प करती है। तो अब बात करते हैं इंडिया के कुछ मेजर इंडस्ट्रीज की। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हमारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, और अगर हम, क्योंकि ये तो मिनरल बेस्ड होगी भाई, आयरन एंड स्टील क्या है? मिनरल बेस्ड है, खनिज आधारित है, खनिज आधारित है। अब कुछ इंडस्ट्रीज आपकी कृषि आधारित भी है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, ये आपका एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज है। मैंने बोला था ना, कच्चे माल के आधार पे भी इंडस्ट्री अलग अलग हो सकती है। अगर उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसमें फॉरेस्ट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें हम मिनरल्स को एज ए रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए शुगर इंडस्ट्री को जानना। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। शुगर इंडस्ट्री क्या है, कहां एस्टेब्लिश होती है? आपसे अगर मैं पूछता हूं कि अगर बात करें शुगर इंडस्ट्री की, चीनी उद्योग की, आप में से मुझे कौन बताएगा क्या ये एक भार हराश उद्योग है या नहीं? भार हराश उद्योग, यस और नो? जरा जवाब देना मुझे, जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है भाई, गन्ना है, गन्ने का जूस निकलेगा, उससे आपका शुगर बनेगा, तो बहुत सारा तो वेस्टेज निकल जाएगा। यस, अब बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री पे। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको समझना जरूरी है। समझो इसको, अच्छे से समझो इसको। शुगर इंडस्ट्री देखो, जो हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, कृषि आधारित इंडस्ट्री है, उसमें से दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। अगर पहली इंडस्ट्री की बात करें एग्रो बेस्ड, तो अनडाउटेडली कपास है। कॉटन इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। ओके, और इस कॉटन इंडस्ट्री के बाद जो चीनी इंडस्ट्री है ना, शुगर और शुगर केन इंडस्ट्री है, ये सेकंड सबसे बड़ी आपका कृषि बेस्ड है। फर्स्ट है आपका कॉटन इंडस्ट्री और सेकंड है
शुगर केन बेस्ड शुगर इंडस्ट्री। अब जो लेटेस्ट है 2022 का डेटा है, लेटेस्ट डेटा है बेटा, सुनो, अक्टूबर 2022 कि भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है। आप क्या मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि अब से पहले, अभी तो भारत नंबर 1 बन गया, अब से कुछ साल पहले दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन था? कमेंट सेक्शन में लिख के जवाब दीजिए। याद कर लो, थोड़ा सा सोचो। चलो ये होमवर्क दिया करना, ठीक है। और याद रखना बेटा, दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी बन गया है, सेकंड सबसे बड़ा एक्सपोर्टर। ऑल दो हमारे जो शुगर इंडस्ट्री को, जब हम अपने शुगर का एक्सपोर्ट करते हैं, हमें कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उसकी भी हम आज की क्लास में बात करेंगे, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। तो चीनी का क्षेत्र देख लेते हैं। इंडिया में चीनी क्षेत्र बेटा 2 क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय गन्ना क्षेत्र में होती है और उपोष्ण कटिबंधीय गन्ना क्षेत्र। तो उष्ण कटिबंधीय गन्ना क्षेत्र, यस ऑब्वियसली दक्षिण भारत है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, पुदुचेरी, केरल। तो प्रायद्वीप और तटीय क्षेत्र ये भी शामिल है। ये तो हो गया उष्ण कटिबंधीय। अब उपोष्ण कटिबंधीय उत्तर पश्चिम भारत में आ जाओ, यस उत्तर भारत में आ जाओ, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब, ये उपोष्ण कटिबंधीय गन्ना क्षेत्र हो गया। अब हम इन दोनों क्षेत्रों में ये इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो कर रही है उसका भी हम कंपैरिजन करेंगे। तो ये तो क्षेत्र हो गया बेटा। तो बेसिकली गन्ना आपको पता है एक भारी और जल्दी खराब होने वाला प्रोडक्ट है, पेरिशेबल है बेटा। आपने गन्ना काटा या सही समय पर, समय रहते आपने मील तक नहीं पहुंचाया, तो गन्ने के अंदर का जो सुक्रोज है, जो उसके अंदर का जूस है, वो ड्राई हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं है फिर। समझे? तो भारी और जल्दी खराब होने वाला उत्पाद है, और ये भारतीय चीनी उद्योग की नींव भी आपका गन्ना ही है। लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता क्योंकि इसके अंदर जो मीठा, जो सुक्रोज की मात्रा है, वो समय के साथ साथ घटती जाती है। यही कारण है कि शुगर मिल्स को या शुगर इंडस्ट्रीज को, जहां उसका गन्ने का प्रोडक्शन होता है, उसके आसपास ही एस्टेब्लिश करते हैं हम, ताकि उसके अंदर का जो जूस है, उसके अंदर का जो रस है, वो सूखे ना। आपने देखा होगा गन्ना ताजा ताजा है, उसी गन्ने को 1 महीना रख दो, ताजे वाले को तो ऐसे तोड़ सकते हो, और 1 महीने बाद वाला आपको तोड़ सकता है। इतना टाइट हो जाएगा ना, मारोगे तो चोट करेगा। चले, तो इसलिए गन्ने की स्थिर आपूर्ति और परिवहन लागत को कम करने के लिए इसको गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के नजदीक ही कंपनियां अपनी मिल्स को एस्टेब्लिश करती है। अब बात करते हैं गन्ना या शुगर इंडस्ट्री के सामने चैलेंज क्या है। बेसिकली मानसून पर निर्भरता। देखो 2 क्षेत्र थे बेटा, हमारा 2 क्षेत्र है, एक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और एक उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। जो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, मानसून के टाइम पे तो बरसात मिल गई, बाकी टाइम पे आपने इरिगेशन का इस्तेमाल कर लेते हो। लेकिन अगर बात करें इस क्षेत्र की, यहां पे इरिगेशन की फैसिलिटी उतनी डेवलप नहीं है, तो ये मोस्टली मॉनसून डिपेंडेंट हो जाता है ये वाला क्षेत्र। इधर हम इरिगेशन से भी ले सकते हैं, चलो। लेकिन तो सिंचाई से लैस उत्तर राज्यों के अलावा गन्ने बड़े पैमाने पर मध्य और दक्षिण भारत में वर्षा आधारित क्षेत्रों में उगाया जाता है, जिसके लिए बेहतर मानसून की जरूरत है। दूसरा है लो प्रोडक्टिविटी। देखो दुनिया में इंडिया के पास शुगर के लिए सबसे ज्यादा क्षेत्र है, शुगर केन के लिए सबसे ज्यादा क्षेत्र है, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। मतलब पर हेक्टेयर उत्पादन हम उतना अच्छा नहीं ले पाते भाई। भारत दुनिया में गन्ने की खेती का सबसे बड़ा क्षेत्र है, लेकिन पर हेक्टेयर उपज बहुत कम है दक्षिण भारत की तुलना में। उत्तर भारत की पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी, ये देखो बेटा, दक्षिण और उत्तर की तुलना कर दी, दक्षिण भारत का पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी नॉर्थ इंडिया से ज्यादा है। और क्या है हमारे पास चुनौती? निम्न मैकेनाइजेशन का लेवल है। हम मशीनों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे बेटा, है ना? ठीक है, 40% से भी कम मैकेनाइजेशन है, श्रम की कमी है, इससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है। श्रम ऑलरेडी नहीं है, जो भी है वो फिर पैसा मांगता है, और अब ये क्षेत्र धीरे धीरे असुरक्षित होता जा रहा है।
तो मैकेनाइजेशन का लेवल पुअर है। अभी अधिशेष हमारे पास, मैंने बोला हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी है, लेकिन हमारी चीनी को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है इंटरनेशनल मार्केट में। बाकी सारी कंट्रीज जो चीनी का, शुगर का एक्सपोर्ट करती है, उनके तुलना में हमारी चीनी बेटा महंगी है ना। हमारी चीनी 12 से 13 रुपए किलो ज्यादा महंगी है। तो कहता है भारत की घरेलू कच्ची चीनी की कीमत की तुलना में अंतरराष्ट्रीय है ना चीनी लगभग 12 से 13 रुपए प्रति किलोग्राम कम है। आप 1 किलोग्राम पे, कोई 1 किलोग्राम 40 रुपए में दे रहा है, इंडिया वाले उसको 50-55 में दे रहे हैं, तो कोई कम दाम वाली लेगा ना भाई। वही वाली बात है जिसमें अधिशेष चीनी के निर्यात के लिए हमें जो प्रोत्साहन नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। अब क्योंकि प्रॉपर मात्रा में आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो किसानों को उपयुक्त दाम भी नहीं मिल पा रहे, है ना। अच्छी तरह से मुआवजा भी नहीं मिल पा रहा अपर्याप्त निर्यात के कारण। ये चुनौती है। और क्या चुनौती है? और चुनौती ये है कम लो शुगर रिकवरी रेट है। मतलब अगर हम बाकी सारे देशों से तुलना करें, जैसे जावा से तुलना करें, हवाई से, ऑस्ट्रेलिया जैसे इन देशों से तुलना करें, तो उधर जो गन्ने से जो चीनी का रिकवरी रेट है वो अराउंड 14% है, इंडिया में जबकि 10% है। रिकवरी रेट बेटा हमारा कम है। और क्या है? भूजल की कमी। सुन लो बेटा, मैंने आपको बताया था जो गन्ना और जो आपकी चावल है, गन्ना और चावल है, इसको ज्यादा जल की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा जल की रिक्वायरमेंट है। और उत्तर भारत में आपने क्या किया, या मध्य भारत में भी आप क्या कर रहे हो, जब तक मानसून है तो ठीक है, और मानसून नहीं है तो हम मैक्सिमम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हैं भाई। भूजल स्तर नीचे जा रहा है। वाटर इंटेंस क्रॉप है ये, वाटर इंटेंस। तो देखो क्या कहता है, गन्ना और धान देश के 70% से ज्यादा सिंचाई संसाधनों का उपयोग ये दोनों फसलें कर रही है भाई। ये लो, अब चूंकि भूजल का अधिकांश हिस्सा प्रदान करता है इसके लिए, इसलिए कई क्षेत्रों में जल स्तर पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। एग्जाम्पल है महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र में भी। और क्या है, अब जल गहन फसल है। यह बोला जाता है कि 1 किलोग्राम चीनी के उत्पादन में बेटा देख लो 1 kg शुगर प्रोडक्शन में आपने 1500 से 2000 किलोग्राम पानी लगता है। जब 1 किलो चीनी बनती है ना बेटा, तो कितना पानी लगता है? 1 kg शुगर में इसका 1500 से 2000 किलोग्राम वाटर लगता है भाई। समझ गए? जो छत पे रखा रहता है ना आपका वो टंकी, 500 लीटर वाली, 1000 लीटर वाली, ये मान के चलो 2000 लीटर वाली जो पानी की टंकी आपकी छत पे रखी हुई है, ऑलमोस्ट उतना पानी से 1 किलो चीनी आपके घर में चीनी का डब्बा भरता है भाई। कितनी वाटर इंटेंस है। और इस हिसाब से अगर आप, सुन लो, ये कहता है अगर इस हिसाब से आप पानी को कंज्यूम करते रहे, इतना ज्यादा इसको जल होगा, तो लगभग हमारा जो आधी जरूरतें ही पूरा कर पाएगा। इस इंडस्ट्री के सामने जबरदस्त चुनौती है। वाटर रिसोर्स अवेलेबिलिटी लगातार कम होती जा रही है, तो चीनी उद्योग पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो कहते हैं पानी के उपयोग के मौजूदा अगर पैटर्न को देखें तो 2030 में लगभग आधी जरूरतें ही पूरी हो पाएगी इस इंडस्ट्री की। हमारे पास पानी नहीं है भाई। अगर आपने देखा होगा, मैंने दिखाया था 1947 से लेके 2050 तक का इंडिया का वाटर प्रोफाइल दिखाया था मैंने आपको, जल शक्ति मंत्रालय का वो मैंने डेटा पढ़ाया था आपको। कैसे होगा मेरे भाई? चलो नेक्स्ट। अब उत्तर भारत और दक्षिण भारत का शुगर इंडस्ट्री में बेटा बड़ा फर्क है। कहता है उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो आपकी चीनी उद्योग है ज्यादा अच्छे से डेवलप हुआ है। क्यों बताओ? किसी के पास है जवाब? कोई बताएगा मुझे कि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में चीनी उद्योग ज्यादा अच्छे से क्यों डेवलप हुआ है?
कोई भी इंडस्ट्री के डेवलप होने के क्या कारण हो सकते हैं बताओ? 1 2 3 4। पहला मॉडर्नाइजेशन, उसका मैकेनाइजेशन आपने कितना किया, ओके। और अगर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है तो उसमें क्लाइमेटिक फैक्टर भी रोल प्ले करेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज वो रोल प्ले करेगी। तो वही सारे आधार है भाई। देखो, प्रायद्वीपीय भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु है और उत्तर भारत में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो दक्षिण भारत की उष्णकटिबंधीय जो जलवायु है प्रति इकाई क्षेत्र में ज्यादा उपज देती है, क्लाइमेट ज्यादा अच्छा है। अब दक्षिण में गन्ने की जो उष्णकटिबंधीय जो वैरायटी है, किस्म है, उसमें सुक्रोज का कंटेंट ज्यादा है बेटा। और जितना ज्यादा सुक्रोज का कंटेंट आपके शुगर केन के अंदर होगा उतना ज्यादा चीनी बनेगी, है ना। तो दक्षिण की अधिकांश मिलें नई है, ज्यादा मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल करती है, उत्तर वाली नहीं है। और पेराई का जो मौसम है, उत्तर भारत का पेराई का मौसम छोटा है, दक्षिण भारत का भाई बड़ा है। उत्तर भारत में आपने देखा होगा नवंबर से फरवरी के बीच का ही शुगर केन का सीजन है, ऑलमोस्ट 4 मंथ। और दक्षिण भारत में क्या कहता है बेटा, अक्टूबर से शुरू होता है और मई तक, अक्टूबर से लेके मई तक। दक्षिण भारत में 7 से 8 महीने चलता है ये सीजन, और उत्तर भारत में सिर्फ 4 महीने। ये देखो, इधर 4 महीने हैं, इधर जस्ट डबल है, ओके। उसके बाद उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में जो सहकारी कोऑपरेटिव जो आपकी शुगर मिल्स है उनका मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा है भाई। मैनेजमेंट अच्छा है। आप में से भी जिसका टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल, डेली रूटीन जितना ज्यादा अच्छा होगा उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी बढ़िया है ना। थोड़ा सीरियस हो जाओ भाई, सीरियस होने का टाइम आ गया रे बच्चों, प्रीलिम्स नजदीक आ गया। तो ये सारे फैक्टर्स है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही है बेटा। चीनी हमने इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने के सारे फैक्टर्स देख लिए, एक इंडस्ट्री भी देख ली। अभी कुछ और देख लेते हैं। इंडिया के शुगर केन प्रोडक्शन का मैंने आपको ये डाटा पहले भी दिखाया था, 4-5 दिन पहले एक क्लास ली थी, उसमें देखो शुगर केन की पोजीशन क्या है। स्टेट्स देखते हैं। शुगर केन स्टेट, यूपी नंबर 1, महाराष्ट्र नंबर 2 और कर्नाटक नंबर 3। ये वाला डेटा है। मैंने बोला था इसकी आप अलग से एक लिस्ट बना लेना। शुगर केन प्रोडक्शन में क्या पोजीशन है हमारी स्टेट वाइज, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका। अब इंडिया के कुछ इंडस्ट्रियल रीजन, ठीक है। देखो बेटा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड इंडस्ट्रियल रीजन, अगर आपने ज्योग्राफी जीएस मेंस की मेरी क्लास देखी होगी उसमें मैंने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स अलग से कराए हैं। यहां है बेटा इंडस्ट्रियल रीजन्स। तो इंडिया के कुछ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स है जहां हमारी औद्योगिक गतिविधियां ज्यादा अच्छे से फली फूली, ठीक है। तो बेसिकली बेटा एक जैसा तो है नहीं, पूरे इंडिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं। वो 5-6 फैक्टर जो मैंने आपको बताए थे, कच्चा माल कैसा है, शक्ति कैसी है, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद मैंने बताया था पूंजी का इन्वेस्टमेंट पैसा है या नहीं, ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी कैसा है, मार्केट एक्सेस कितना आसान है, उसके साथ साथ मैंने लेबर की अवेलेबिलिटी, श्रम कितना सस्ता और अच्छे से उपलब्ध है। ये फैक्टर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड तो है नहीं देश में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इनकी पोजीशन है, स्थिति है, उसी के आधार पे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइप के हमें इंडस्ट्रियल रीजन्स देखने को मिल रहे हैं। तो देशों में उद्योगों का वितरण समरूप नहीं है कि सब जगह एक जैसा है। कुछ क्षेत्र इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के दृष्टिकोण से, छोटा नागपुर का पठार वाला क्षेत्र यार होगा ना, उधर रॉ मटेरियल है। मुंबई का अपना इंपॉर्टेंस है, उसका जो लोकेशन है, ओके, उसका लोकेशन हुआ, उसका मार्केट हुआ, उसके पास देश की आर्थिक और कमर्शियल जो गतिविधियों का सेंटर है वो, तो उधर पैसा है। तो मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं, देश के मुख्य इंडस्ट्रियल रीजन ये ऐसे ही है, ठीक है। इस पे ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, मुख्य परीक्षा में कराऊंगा आपको ये बात देखते हैं। देश के 8 मुख्य इंडस्ट्रियल रीजन है, मुंबई, पुणे,
हुगली बेंगलुरु तमिलनाडु, गुजरात छोटा नागपुर, विशाखापट्टनम गुंटूर, गुड़गांव दिल्ली मेरठ और कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। ठीक है, ये तो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन हो गए। कुछ अभी हमारे हो गए लघु छोटे क्षेत्र हो गए, 13 के आसपास है। अंबाला अमृतसर, सहारनपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर, इंदौर देवास उज्जैन जयपुर अजमेर कोल्हापुर दक्षिणी कन्नड़ उत्तरी मालाबार मध्य मालाबार, आदिलाबाद निजामाबाद, ठीक है, इलाहाबाद वाराणसी या प्रयागराज वाराणसी और मिर्जापुर भोजपुर मुंगेर दुर्ग रायपुर बिलासपुर कोरबा ब्रह्मपुत्र घाटी। ये आपके लघु 8 तो प्रमुख थे, 13 लघु है और उसके अलावा आपके कुछ इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट भी है बेटा। 15 इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट कानपुर हैदराबाद आगरा नागपुर ग्वालियर भोपाल लखनऊ जलपाईगुड़ी कटक गोरखपुर अलीगढ़ कोटा पूर्णिया जबलपुर और बरेली, ये सब आपके इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स है देश के। ओके, तो इस हिसाब से ये पूरी कहानी आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आई होगी बेटा। अब मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं, 15 फरवरी तक एक जबरदस्त ऑफर चल रहा है बेटा। 15 फेब तक ऑफर ये है कि अगर आप मेरा रेफरल कोड नवीन1 लगाते हो तो 2024 के लिए जबरदस्त बैच लॉन्च हो रहे हैं हमारे। ठीक है, हिंदी मीडियम में भी लॉन्च होंगे और इंग्लिश मीडियम में भी लॉन्च हो रहे हैं। तो आप इसकी अगर फीस देखना चाहे, अगर हम 2000 सबसे पहले बात करते 2023 के प्रीलिम्स की। देखो 23 के प्रीलिम्स के बेटा लगभग 3 महीने बचे हैं, लगभग 3 महीने। तो अगर आप मेरा रेफरल कोड नवीन1 अप्लाई करते हैं और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बेटा ये देखो आप मात्र 14,850 रुपए में मेरे रेफरल कोड के साथ अपना यूपीएससी प्रीलिम्स को 100% सिक्योर कर सकते हैं। मतलब आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की ये मान के चलो अभी कीमत मात्र 14,850 है। क्यों? क्योंकि बेटा ये लास्ट टाइम है, लास्ट के 3 महीने में रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, आपके पास अच्छा कंटेंट होना जरूरी है, अच्छे टीचर्स के लेक्चर्स आपके पास होना जरूरी है, तो ज्यादा सिंसियर एफर्ट लग पाएंगे आपके। तो मार्केट में बाकी जो सेम उसके आप प्राइस देख सकते हैं, हमारा प्राइस मार्केट प्राइस से काफी कम है, 14,850 रुपए में। नवीन1 रेफरल कोड लगाना होगा और आप ये मान के चलो अगर आप नवीन1 रेफरल कोड लगाते हैं तो आपको सिर्फ पढ़ाई का काम है बेटा, बाकी सारी जिम्मेदारी, क्या टाइम टेबल, क्या रूटीन, कौन सा टॉपिक कितने दिन, कैसे टेस्ट सीरीज को मैनेज करना है, कैसे मैगजीन को करंट अफेयर को मैनेज करना है, वो मेरी जिम्मेदारी होगी। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, आपको सिर्फ पढ़ाई के टारगेट मिलेंगे तो आप सीधा मेरी गाइडेंस में तैयारी कर पाओगे। तो ये देख लीजिए, फिर है हमारा, एक सेकेंड रुकिए, ये 2024 वाले बच्चों के लिए आ गया। 2024 वाले बच्चे जो 2024 की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपनी तैयारी को शुरू किया है बेटा, 12वीं पास करके या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होंगे या थर्ड ईयर में होंगे, और आप जल्द ही यूपीएससी 2024 या 25 को टारगेट बना रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जो बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना चाहते हैं, हमारे लिए 16 फरवरी से हम 2024 के लिए बैच लेके आ रहे हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024, और जिसको यूपीएससी मेंस 2024 तक का सब्सक्रिप्शन चाहिए उसके लिए भी फैसिलिटी अवेलेबल है। करना क्या है, अगेन ये देखो बेटा, अगर आपने यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 यानी कि अभी से लगभग 16 महीने, फीस देखना बेटा एक बार 46,400 के आसपास है। ओके, और अगर आप इसमें ऑप्शनल भी इंक्लूड करना चाहते हो देन ये जो आपकी जो फीस है बेटा ऑप्शनल के साथ ये हो जाएगी 64,000। उसके साथ ही अगर आप अगले साल 24 के मुख्य परीक्षा तक, यानी कि यहां से लगभग आपके 18-19 महीने हैं, देखना बेटा 54,000 सिर्फ जीएस के, और अगर ऑप्शनल के साथ ले रहे हो मुख्य परीक्षा तक तो सिर्फ 75,000। और आप एक चीज और देख लीजिए, आप मार्केट में बाकी सभी जो प्राइस है सेम उसके लिए मार्केट प्राइस आप देख सकते हैं लगभग कितना है और हम कितना ले रहे हैं आपसे। तो दिस इज हाई टाइम, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट फैकल्टी, सब कुछ आपके सामने ही है बेटा, रोजना आपके सामने आते हैं और हमारी क्वालिटी, हमारी गुणवत्ता आपसे छुपी हुई नहीं है। तो क्या करना है, सिर्फ अगेन मैं फिर से बोलता हूं, नवीन1 रेफरल कोड अप्लाई करना और आप 2024 के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दो बेस्ट प्राइस पे,
ऑलमोस्ट 30% आपको ऑफ मिल रहा है और ये ऑफर सिर्फ 15 फेब तक ही अवेलेबल है। तो समय व्यर्थ ना करते हुए आप इसमें जुट जाइए और चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मुख्य परीक्षा, जो बच्चा एक बार के में पैसा नहीं दे सकता वो हर महीने EMI के जरिए हर महीने किस्तों में चुका के सब्सक्रिप्शन ले सकता है। उन किस्तों पे आपके कोई ब्याज नहीं लगेगा, नो कॉस्ट EMI है बेटा, ठीक है, 0%। और ये मेरा एनवायरनमेंट का कोर्स है, नवीन वन रेफरल कोड से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो प्रीलिम्स वाले बच्चे जो प्रीलिम्स 2023 को बहुत डेडिकेटेडली टारगेट कर रहे हैं, 30 लेक्चर्स है बेटा ये मेरे, पर डे एक लेक्चर भी देखोगे ना तो आपका कंप्लीट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी हो जाएगा। रेफरल कोड नवीन वन लगाना होगा। सेम अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी ऑप्शनल है आपका, तो टोटल 167 लेक्चर है, पेपर 1 के 92, पेपर 2 के 75। मेरा रेफरल कोड नवीन वन लगा के आप अगेन ज्योग्राफी ऑप्शनल कंप्लीट तैयार कर सकते हैं मेरे साथ। उसके साथ ही आंतरिक सुरक्षा पे मेरा प्लस कोर्स है, अगेन रेफरल कोड नवीन वन। नवीन वन कोड का मतलब है नवीन सर आपके साथ है, आपके कंधे पे बेटा मेरा हाथ है, आप सिर्फ दौड़ो, बाकी क्या करना है कैसे करना है वो मैं कराऊंगा आपसे, ठीक है, ये कीजिए आप। उसके साथ ही साथ ये मेरे कुछ स्पेशल कोर्सेज है, स्पेशल क्लास चलती है ज्योग्राफी MCQs और CSET सुबह 8:30 बजे होता है, सुबह 8:30 बजे होता है। और जो भूगोल के योद्धा ये इवनिंग में 5:30 बजे होती है। फ्री क्लासेस है, आप आइए ज्वाइन कीजिए। और प्लस कोर्सेज की डिटेल है ज्योग्राफी ऑप्शनल, एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट इकोलॉजी एंड ज्योग्राफी GS। तो जैसे ही आप नवीन वन रेफरल कोड लगाओगे ये सारे कोर्स और अनअकैडमी के बाकी सारे एडुकेटर्स के कोर्सेज भी आप देख पाओगे। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। नोट्स अच्छे से बना लेना, रिविजन कर लेना और PYQs और मॉक टेस्ट लगा लेना। बाय बाय, टेक केयर।